Good morning, children. Today we are going to start with the history chapter number 2 of class 9, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Before we start with the chapter, children, let us understand the meaning of socialism. What is socialism? Socialism means समाजवाद. ठीक है चिल्ड्रन, इससे आपको एक चीज़ और समझा देना चाहती हूँ. जिस वर्ड के साथ भी ISM लग जाए, सो दैट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू दैट आइडियोलॉजी. ठीक है, कोई आइडियोलॉजी से रिलेटेड है. ठीक है, आइडियोलॉजी क्या होता है बेटा? विचारधारा, है ना. तो समाज की कोई विचारधारा जो चल रही है उसको सोशलिज्म बोलेंगे. ठीक है, ऐसे ही आप नेशनलिज्म होता है, कैपिटलिज्म होता है. नेशनलिज्म क्या होगी? जो राष्ट्रवाद कि राष्ट्र की विचारधारा. और कैपिटलिज्म क्या हो गया? पूंजीवाद, है ना. कैपिटलिस्ट जो होते हैं जिसमें जो लोग होते हैं कि एक ही पर्सन जो है प्रॉफिट कमाता है, दूसरा अपने पैसे लगा देता है एक बार, और उसके बाद लोग वर्कर्स काम करते हैं और वो वर्कर्स के काम से उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन से उसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है. ठीक है ना. सो ये हो गया आपका कैपिटलिज्म. तो ये सोशलिज़म जो है यूरोप में क्यों आया? ऐसा क्या था यूरोप में जिसकी वजह से सोशलिज़म इस यूरोप के एरियाज़ में आया? तो इसके लिए आपको आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक इसी से रिलेटेड है कि इस तरह की सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ा लोगों को. ठीक है. सोशलिज़म और क्या है? जैसे सोशलिज़म मीन्स मूविंग ऑन ऑल टुगेदर, इकट्ठे मूव करना. ठीक है. और जितने भी रिसोर्सेज हों, चाहे वो मनी से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, सबको इक्वली डिवाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत, जैसे आप कैपिटलिज्म में देखते हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा और बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है. तो ऐसा नहीं, जितने भी रिसोर्सेज हों सबके इक्वली डिवाइड हों. जितने भी प्रिविलेजेस मिले वो सबको इक्वली डिवाइडेड हों. ऐसा नहीं हो कि जो बड़े लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले और कॉमन मैन को ना मिले. जो प्रिविलेजेस कॉमन मैन को नहीं मिलती वही प्रिविलेजेस बड़े लोगों को भी नहीं मिलनी चाहिए. तो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए हर रिसोर्स. सो दैट इज़ नोन एज सोशलिज्म. तो ये सोशलिज्म जो है इसी वजह से, इसी आइडियोलॉजी की वजह से कि सबको इक्वालिटी हो, इसकी वजह से बहुत सारी जो है कंट्रीज़ अट्रैक्ट हुई थी और जिसके लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं. आप रेवोल्यूशन जो है, बिगनिंग जो हुई रेवोल्यूशन की, दैट वाज फ्रॉम द इंग्लैंड, जो कि 1688 में हुई. ठीक है. तो इंग्लिश रेवोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं 1688 में, जिससे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई थी. ठीक है. अब पहले क्या था? मोनार्क का बहुत ज़्यादा रोल हुआ करती था. ठीक है. और अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से होने से उसका सिर्फ जो है मोनार्क जो था एक सेरेमोनियल रोल रह गया था. उसका जो रियल पास थी वो लोगों के पास चली गई थी या कॉन्स्टिट्यूशन में थी. ठीक है. और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप कह सकते हो 1776 में हुई. इससे जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट हुई USA में. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो अभी आपने पढ़ा है अपना चैप्टर 1789 में हुआ था. इसने फ्यूडल ऑर्डर जो था, आपको जैसे याद है कि नोबल्स और क्लर्जी उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी, कॉमन मैन को प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी. ठीक है. वो भी ख़त्म हो गया था. ठीक है. और ये इसका ख़त्म होने से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या नए आइडियाज़ उसने बनाए कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बेसिस पे नए आइडियाज़ का उन्होंने स्टार्ट किया. और ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. ये पहला कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा. कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन मीन्स जिसमें इक्वालिटी थी सब लोगों के लिए. ठीक है. और इसी को देख के और बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए बाद में, जैसे चाइनीज़ रेवोल्यूशन हो गया 1949 में, या क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ 1959 में. तो ये सारे जो है चेंजेस लाने के लिए, जब सोसाइटी में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होता है लोगों के साथ तभी कोई रेवोल्यूशन होते हैं ना. तो चेंज लाने के लिए, जब कुछ अच्छा लोगों के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए, जब लोगों के आप जैसे आपके साथ कोई बुरा करते रहे बार बार आपको कोई आपका फ्रेंड आपको बार बार कुछ गलत कहता रहे, तो आप फाइनली क्या करोगे? आप उसको रिटेलिएट करोगे ना, उसको दोबारा से कुछ कहोगे ना कि आप तो मुझे क्यों मार रहे हो बार बार. ठीक है. आपने एक बार उसको कुछ नहीं कहा, 2 बार कुछ नहीं कहा, 3 बार कुछ नहीं कहा, चौथी 5वीं बार में तो आपको मन करेगा ना कि इसको कुछ कहना चाहिए, ये मेरे को क्यों मार रहा. तो हो सकता है आप उसको डबल मार दो. तो ऐसा ही होता है कि जब सोसाइटी में कुछ अनवांटेड होता है, जो लोगों को लगता है कि वो सप्रेस हो रहे हैं, दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, तो क्या करते हैं?
तो इस तरह के रेवोल्यूशंस टुक ओवर करते हैं। तो यही रेवोल्यूशन हुआ इस तरह से। अब हम दूसरा पार्ट जो है, अब ये तो आपको समझ आया कि व्हाट इज़ सोशलिज्म, है ना, कि ये एक आइडियोलॉजी है जिससे सब लोगों को इक्वालिटी मिलती है, और यूरोप में कुछ ऐसा ही हो रहा होगा जो लोगों को पसंद नहीं है। तो इस जो है ये आइडियोलॉजी किसने आपको, किसके व्यूज़ ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते, कार्ल मार्क्स के। तो कार्ल मार्क्स का तो बहुत बड़ा जो एक ये फ़िलासफ़र थे, बहुत बड़ा रोल था लोगों के अंदर ये चीज़ें पैदा करने के लिए कि इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए। उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद स्टालिन जो थे उन्होंने इसको टुक ओवर किया, और उसके अंडर रशिया किस तरह का था ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म क्या रहा है ना, किस तरह की सोसाइटी चाहते थे, है ना, क्यों लोग इसकी तरफ इतना भागे। ठीक है, तो ये सारे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम कि फरवरी रेवोल्यूशन क्या था, है ना, अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, कि रेवोल्यूशंस के बाद रशिया किस तरह से बन गया था। ठीक है, और ये रशिया उतना ही बड़ा नहीं रह गया था, वो क्या बन गया था, वो एक यूएसएसआर बन गया था, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका फुल फॉर्म हो गया यूएसएसआर का। और उसके बाद लेनिन का क्या रोल रहा है, ठीक है, इसके 1917 यानी कि रेवोल्यूशन में, है ना, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर द एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, कि ये जो टाइम था ये सोसाइटी के चेंज होने का था। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि जो फ्रीडम और इक्वालिटी के पावरफुल आइडियाज़ थे जो यूरोप में सर्कुलेट हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उसके बारे में आपने देखा है ना। फ्रीडम, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वहाँ पे मेनली किसको करा था प्रेफर आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, ये 3 चीज़ों को उन्होंने प्रेफर किया था। तो ये पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मतलब एक ड्रामेटिक चेंज लाने की एक पॉसिबिलिटी मतलब लोगों को दिखा दी थी कि सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी बन सकती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये ड्रामेटिक चेंज आया। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि 18वीं सेंचुरी से पहले जो है सोसाइटी जो है स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, इन ऑर्डर, एंड इट वाज एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो कंट्रोल करते थे इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। आपने पढ़ा था ना कि स्टेट्स में डिवाइड था। जो फर्स्ट स्टेट थी जैसे क्लर्जी और नोबल्स, उनको प्रेफरेंस थी, प्रिविलेजेस उनको मिलती थी, कॉमन मैन को, थर्ड स्टेट को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो और जो फर्स्ट स्टेट जो थी स्टेट्स थी वही चर्च जो है और या एरिस्टोक्रेसी वही इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करता था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद एकदम इसमें देखा कि इनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स जो दुनिया के थे जिसमें यूरोप और एशिया भी इंक्लूडेड था। तो ये नया जो आइडिया था कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, ठीक है, और एंड हु कंट्रोल सोशल पावर, ये सब चीज़ें डिस्कस होने लगी। ठीक है, कि इंडिविजुअल राइट्स, अधिकार मिलने चाहिए, ये नया आइडिया सबके माइंड में ये सब घर करने लगा और उनके बारे में डिस्कशन होने लगे। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय थे और जो डेरोजियो थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे लोगों ने जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप था, मतलब उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का जो यूरोप बना, तो उसके आइडियाज़ के बारे में डिबेट करने शुरू करते, डिस्कशंस करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, जो कॉलोनीज़ में डेवलपमेंट थी उसके बदले में क्या हुआ, ये आइडियाज़ जो है द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज़ इन टर्न रीशेप द आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। जो डेवलपमेंट हुई कॉलोनीज़ में, उन्होंने ये जो सोसाइटल चेंज का जो आइडिया था उसको और दोबारा से रीशेप कर दिया। तो हर कोई यूरोप में नहीं, वो अब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था सोसाइटी में। मतलब देखिए, आप कोई भी काम करते हो, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप मोदी जी की ले लो कि मोदी जी चाहते हैं डिजिटल इंडिया बन जाए, है ना।
लेकिन बाकी ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो मोदी जी के साथ ना चल के उनकी खींचतानी करती रहती हैं। तो ऐसे ही हर सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लोग होते हैं जो आगे बढ़ने से दूसरे को रोकते हैं। तो इसी तरह से यूरोप में भी हर कोई जो थे वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सेज वेरी करते थे जो उन लोगों से जो एक्सेप्ट कर लेते थे कि चेंजेस नेसेसरी हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्सेज कैसे वेरी करते थे कि वो चाहते थे कि ग्रेजुअल जो है चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। और कुछ चाहते थे कि जो सोसाइटी बहुत जल्दी से चेंज हो जानी चाहिए, है ना। तो इनमें से वो कौन कौन से थे वो लोग जो है इस तरह की चेंजेस चाहते थे? वो थे कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि जो है ग्रेजुअल शिफ्टिंग होनी चाहिए, मतलब एकदम से चेंजेस तो चाहते थे लेकिन वो चाहते थे ग्रेजुअल हो। और दूसरे कौन थे? लिबरल्स या फिर रेडिकल्स। और इस चैप्टर में वो ये जो टर्म्स का एक्चुअली क्या मीनिंग है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से जो पॉलिटिक्स का जो स्ट्रैंड्स है इनको कैसे अलग अलग करता है या कैसे उनको ज्वाइन करके रखता है। तो ये हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इस समय इस चैप्टर में इन टर्म्स के मीनिंग है वो हमेशा से यही रहेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो टर्म्स का मीनिंग है वो जैसे रेडिकल्स या लिबरल्स का, कंजर्वेटिव्स का है, वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो ज़रूरी नहीं तो यही मीनिंग जो है हमेशा यही रहा हो। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि जल्दी से जब पढ़ लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी के उनको हम जल्दी से ब्रीफली देख लेते हैं, कैसे उन्होंने चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया है ये हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में फोकस किसके ऊपर करेंगे? हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का, ठीक है। और किस तरह से रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, किस तरह से सोशलिज्म जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल बन गई थी, ठीक। किस तरह से उसने सोसाइटी को शेप अप किया और 20th सेंचुरी में।